Hello everyone, this is Shivam Saxena and this video lecture is all about multiprocessor systems which is a part of advanced computer architecture. So first of all, let's discuss what is multiprocessor system. A multiprocessor system or multiprocessing is the use of two or more CPUs within a single computer system. It means multiprocessor system वो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जिसमें हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेसर्स का यूज़ एक ही सिस्टम में करते हैं. ऑब्वियसली एबिलिटी के मैटर में ऐसे कंप्यूटर सिस्टम यूनिप्रोसेसर सिस्टम से बहुत ज़्यादा एडवांस और स्ट्रॉन्ग होते हैं. मल्टीप्रोसेसर सिस्टम्स को दो तरीके से देखा जा सकता है. द फर्स्ट वन इज टाइटली कपल्ड मल्टीप्रोसेसर सिस्टम एंड द अदर वन इज लूजली कपल्ड मल्टीप्रोसेसर सिस्टम. इन दोनों ही टाइप्स के बारे में अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज टाइटली कपल्ड मल्टीप्रोसेसर सिस्टम. These multiprocessor systems are also known as multiprocessor system. It means particularly multiprocessor system इस tightly coupled system के लिए ही यूज़ किया जाता है. Loosely coupled को हम जनरली multiprocessor system नहीं कहते हैं. Identical access to programs, data shared memory, input output etc. It means इसमें सारे ही प्रोसेसर जितने भी आप यूज़ कर रहे हो वो आइडेंटिकली प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को शेयर करते हैं. It can easily extends multitasking and redundant program execution. It means ऐसे tightly coupled system मल्टी प्रोग्रामिंग को easily सपोर्ट कर सकते हैं. और दो तरीके से हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, मास्टर स्लेव मल्टी प्रोसेसिंग एंड सिमेट्रिकल मल्टी प्रोसेसिंग. टाइटली कपल्ड सिस्टम को और अच्छे से समझने के लिए हमें ये डायग्राम देखना होगा जिसमें आप देख सकते हैं कि मल्टीपल प्रोसेसर्स CPU 1, CPU 2, CPU 3 एंड सो ऑन एक सिस्टम बस डेट इज कनेक्टर के थ्रू मेमोरी और अदर डिवाइसेस से कनेक्टेड है. वेरियस काइंड की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होस्ट PCI बिट्स के थ्रू और मेमोरी बस के थ्रू इन CPUs में शेयर हो रही है. तो ये CPU या प्रोसेसर खुद में तो अलग हैं पर ये अदर रिसोर्सेज जैसे मेमोरी और इनपुट आउटपुट को शेयर करते हैं. इसी वजह से इन्हें क्लोज माना जाता है या टाइटली कपल्ड सिस्टम कहा जाता है. अब जैसा कि हमने इनकी दो कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी जिसमें से फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है मास्टर स्लेव मल्टी प्रोसेसिंग. सो अब हम समझते हैं व्हाट इज मास्टर स्लेव मल्टी प्रोसेसिंग. मास्टर स्लेव मल्टी प्रोसेसिंग जैसा कि इसके नाम से ही दिख रहा है कि इसमें एक प्रोसेसर को मास्टर बनाया जाता है और अदर प्रोसेसर्स स्लेव होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हो जिसमें 4 प्रोसेसर हैं तो एक प्रोसेसर मास्टर प्रोसेसर होगा और बाकी बचे हुए 3 प्रोसेसर स्लेव प्रोसेसर होंगे. जो मास्टर प्रोसेसर होता है उसका काम होता है सिस्टम को मैनेज करना, रिसोर्स शेड्यूलिंग को कंट्रोल करना और स्लेव प्रोसेसर्स को टास्क डिवाइड करके बांटना. इसका एडवांटेज ये है कि ये कॉन्फ़िगरेशन सिंपल होती है और सिस्टम के डेटा को प्रोटेक्ट करती है क्योंकि सिस्टम का डेटा सिर्फ एक ही प्रोसेसर से एक्सेस होता है, बाकी सारे स्लेव प्रोसेसर अदर वर्क करते हैं. बट ऑल्सो इट कंटेन्स सम डिसएडवांटेजेस. फॉर एग्जाम्पल मास्टर CPU बिकम्स अ बॉटलनेक. इसका मतलब ये है कि मास्टर CPU के वजह से प्रोसेस वहाँ पे आके थोड़ी सी स्लो हो जाती है क्योंकि सारे प्रोसेसर वेट करते हैं कि जब तक मास्टर इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तब तक उन्हें वर्क नहीं करना है. एंड अदर डिसएडवांटेज इज रिलायबिलिटी इश्यू. इट मीन्स अगर एक प्रोसेसर फेल हो गया जो कि स्लेव है तो अदर स्लेव उसकी जगह वर्क करते रहेंगे, बट अगर मास्टर फेल हो गया तो बाकी सारे प्रोसेसर भी वर्क करना बंद कर देंगे. The other configuration is symmetrical multiprocessing. In symmetrical multiprocessing, each CPU has equal access to resources. मतलब जितने भी प्रोसेसर हैं वो सब अपने आप में मास्टर होते हैं, कोई स्लेव नहीं होता और वो सभी कंप्यूटर के रिसोर्सेज को इक्वली यूज कर सकते हैं. Each CPU determines what to run using a standard algorithm. मतलब सभी प्रोसेसर एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं और अपने अपने प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं. Let's discuss its disadvantages. Number 1, resource conflicts, that is memory and so on. It means अगर सभी CPU अपने अपने काम करने शुरू कर देंगे तो जो रिसोर्सेज कंप्यूटर पे अवेलेबल हैं उनके लिए कन्फ्लिक्ट्स या लड़ाई शुरू हो जाएगी क्योंकि एक मेमोरी की डिमांड CPU 1 भी करेगा, CPU 2 भी करेगा एंड सो ऑन. सारे CPU कर सकते हैं. ऐसे केसेस में कोई भी CPU वर्क परफॉर्म नहीं कर पाता. सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन. इट मीन्स ऐसे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना अदर सिस्टम्स के मुकाबले थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. बट इट ऑल्सो हैज सम एडवांटेजेस दैट आर नंबर 1, हाई रिलायबिलिटी.
ऐसे सिस्टम हाईली रिलायबल होते हैं, क्योंकि अगर एक सीपीयू खराब भी हो गया या डाउन हो गया तो अदर सीपीयूज अपना वर्क करते रहते हैं। सिस्टम में थोड़ा सा वेरिएशन परफॉर्मेंस में आता है, बट हाँ सिस्टम चलता रहता है। सेकेंड वन इज फॉल्ट टॉलरेंट सपोर्ट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड थर्ड वन इज बैलेंस्ड वर्कलोड, मतलब सारे ही सीपीयूज पे बराबर का वर्कलोड बांट दिया जाता है, वो एक प्रोसेसर ज़्यादा नहीं थकता। सो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन थी टाइटली कपल्ड मल्टी प्रोसेसर की। नाउ लेट्स सी व्हाट इज लूजली कपल्ड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। लूजली कपल्ड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम को क्लस्टर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। क्लस्टर का मतलब एक्चुअली एक ऐसा ब्लॉक है जो अपने आप में ऑलमोस्ट कंप्लीट है और वो अदर क्लस्टर के संग मिलकर भी काम कर सकता है। ऐसे केस में ईच सिस्टम हैज़ इट्स ओन सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट फैसिलिटी, मतलब हर एक सिस्टम के पास अपना सीपीयू, अपनी मेमोरी और अपनी इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, जिसे उन्हें अदर के साथ शेयर नहीं करना पड़ता है। ईच सिस्टम इज नोन एज अ नोड ऑफ द क्लस्टर। एक क्लस्टर के अंदर जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होंगे उन्हें उनका नोड कहा जाता है। क्या एडवांटेज है ऐसे सिस्टम के? सबसे पहले फॉल्ट टॉलरेंट, क्योंकि अगर एक नोड खराब भी हो गया तो अदर नोड इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, सिंस वो अब एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है मेमोरी और इनपुट आउटपुट को लेकर के। सेकेंड वन इज स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब है जिस चीज़ को हम बढ़ा सकते हैं। सपोज कीजिए आज हमारे पास एक क्लस्टर है और उसके अंदर 4 कंप्यूटर सिस्टम है। अगर ये परफॉर्मेंस हमें कम लगती है तो हम उन 4 कंप्यूटर सिस्टम के साथ एक और कंप्यूटर सिस्टम डेट इज नोड ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास एक क्लस्टर और 5 कंप्यूटर सिस्टम है। अगर ये परफॉर्मेंस ही कम है तो हम एक पूरा क्लस्टर भी ऐड कर सकते हैं जो अपने आप में कुछ कंप्यूटर सिस्टम या नोड्स को कंटेन करेगा। सो इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन स्केलेबल होती है। इट इज़ वेल बैलेंस्ड, मतलब वर्कलोड सब में अच्छी तरह से बटा हुआ होता है, किसी पे ज़्यादा या कम नहीं होता। डिस्टेंस इज नॉट एन इश्यू। इट मीन्स लूजली कपल्ड में अगर कंप्यूटर दूर भी हैं तो उन पर कोई भी डिस्टेंस का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इतने अच्छे इंटरफेस और कनेक्टर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद देखते हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर लूजली कपल्ड सिस्टम्स। देयर आर 2 ways to configure it. Number 1, shared nothing model, and number 2, shared disk model. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं शेयर्ड नथिंग मॉडल। जैसा कि इसके नाम से ही दिख रहा है कि यहाँ पे आपको कुछ भी शेयर नहीं करना है। सो हाई स्पीड लिंक बिटवीन नोड्स, हम सारे नोड्स या कंप्यूटर सिस्टम्स को एक हाई स्पीड लिंक से कनेक्ट करते हैं। नो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, हर एक नोड के अपने पर्सनल रिसोर्सेज होंगे, वो अपनी मेमोरी, अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस किसी अदर नोड के संग शेयर नहीं करेंगे। नंबर थर्ड, पार्टीशनिंग ऑफ वर्क थ्रू डिवीजन ऑफ डेटा, मतलब हम डेटा को डिवाइड करते हैं और इस डिवीजन के थ्रू ही वर्क को पार्टीशन करते हैं, और हर एक कंप्यूटर हर एक नोड पे जो जो डेटा पहुंचता है वो उस पर वर्क परफॉर्म करना शुरू कर देता है। इसका एडवांटेज है इट रिड्यूस कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स। अब सिंस हर एक प्रोसेसर या हर एक नोड अपना ही काम कर रहा है तो उसे किसी दूसरे नोड से कुछ भी पूछने की या डेटा शेयर करने की कोई नीड नहीं है। इस केस में दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कम से कम होता है और टाइम डिले कम लगता है। एंड डिसएडवांटेज इज इट कैन रिजल्ट इन इनएफिशिएंट डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब हो सकता है कि किसी केस में वर्क का डिवीजन ठीक से ना हो पाए और एक ही काम को 2 नोड परफॉर्म कर रहे हो या कोई एक काम परफॉर्म होने से रह जाए। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एल्गोरिथम। नेक्स्ट हम इसके बाद शेयर करेंगे मल्टी कोर प्रोसेसर्स। सो व्हाट इज मल्टी कोर प्रोसेसर? यू सी, मल्टी कोर प्रोसेसर एक ऐसा प्रोसेसर होता है जिसमें एक प्रोसेसर चिप के अंदर ही एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं। ऐसे सिस्टम को कहा जाता है मल्टी कोर प्रोसेसर, और हर एक प्रोसेसर को हम कहते हैं एक कोर। इट मीन्स 2 or more independent actual processor within a single processor is called multi-core processor. अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे एक प्रोसेसर के अंदर 2 प्रोसेसर लगे हैं और हर प्रोसेसर कहलाएगा कोर, तो ऐसे कंप्यूटर प्रोसेसर को हम कहेंगे ड्यूल कोर प्रोसेसर सिस्टम। अगर आपने एक ही प्रोसेसर के अंदर 4 प्रोसेसर लगाए हैं तो ऐसे प्रोसेसर को कहा जाता है क्वाड कोर प्रोसेसर सिस्टम। इसका एग्जांपल है AMD Phenom 2 X4। नेक्स्ट, अगर आपने एक ही प्रोसेसर में 6 प्रोसेसर नोड लगाए हैं या 6 कोर ऐड किए हैं तो ऐसे प्रोसेसर को कहते हैं हेक्सा कोर प्रोसेसर सिस्टम। फॉर एग्जांपल AMD Phenom 2 X6 एंड इंटेल कोर i7 Extreme Edition 980X, ये सब हेक्सा कोर के एग्जांपल हैं। अगर आप एक ही प्रोसेसर में 8 प्रोसेसर लगा रहे हैं तो इसे कहते हैं ऑक्टा कोर प्रोसेसर। फॉर एग्जांपल AMD FX 8150 एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। एंड कपलिंग ऑफ कोर्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने उन्हें टाइटली कपल किया है या लूजली कपल किया है।
और अब हम टाइटली कपल्ड और लूजली कपल्ड के बीच का डिफरेंस समझते हैं। नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक आता है कि अगर प्रोसेसर्स एक साथ काम कर रहे हैं तो वो मेमोरी को कैसे एक्सेस करेंगे, क्योंकि प्रोसेसर तो अब हम पे एक से ज़्यादा हैं बट मेमोरी एक ही है। तो ऐसे केस में मेमोरी को शेयर किया जाता है और मेमोरी शेयर करने के 3 बेसिक मेथड हैं। द फर्स्ट वन इज UMA, यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। सेकेंड वन इज NUMA, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। एंड द थर्ड वन इज COMA, कैश ओनली मेमोरी आर्किटेक्चर या फिर मेमोरी एक्सेस। इन शॉर्ट इन्हें उमा, न्यूमा एंड कोमा नाम से जाना जाता है। सो वन बाय वन अब इन्हें डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज UMA, दैट इज यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। यूनिफॉर्म जैसे कि नाम से दिख रहा है कि यूनिफॉर्मली ये शेयर होती है, मतलब सारे ही प्रोसेसर यूनिफॉर्मली मेमोरी को शेयर करेंगे। सो द UMA गिव्स ऑल CPUs इक्वल एक्सेस टू ऑल लोकेशन इन शेयर्ड मेमोरी। यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस को समझने के लिए हम ये डायग्राम देख सकते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2 अप टू प्रोसेसर N, जितने भी हमने प्रोसेसर यूज़ किए हैं ये एक कम्युनिकेशन मैकेनिज्म के थ्रू एक शेयर्ड मेमोरी से कनेक्टेड है। अब कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोसेसर इस पूरी मेमोरी का कोई भी पार्ट यूज़ या शेयर कर सकता है। द सेकेंड मैकेनिज्म इज NUMA, दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। ये UMA का एक अपोजिट मैकेनिज्म है। In contrast to UMA architecture, NUMA do not allow uniform access to all shared memory location. Instead हम इसमें करते क्या हैं कि हम मेमोरी के पार्टीशन कर देते हैं और एक पर्टिकुलर प्रोसेसर उस पर्टिकुलर पार्टीशन को ही यूज़ करता है और अदर प्रोसेसर दूसरे पार्टीशन को यूज़ करता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि UMA में जहाँ यूनिफॉर्मली एक्सेस हो रहा है, कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसर किसी मेमोरी के एक पार्ट के लिए कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हर एक प्रोसेसर का अपना अलग एक पार्ट है, इसके लिए वो कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि जब आप एक क्लासरूम में जाते हैं आपको एक पर्टिकुलर सीट असाइन कर दी जाती है। अब जिस सीट पे आप जाके बैठ रहे हैं उस सीट पे कोई और पर्सन आकर के नहीं बैठेगा, क्योंकि आपने पूरी क्लास का एक वो पार्ट रिजर्व कर लिया है। सिमिलरली प्रोसेसर मेमोरी का कुछ पार्ट अपने लिए रिजर्व कर लेते हैं और उनके लिए आगे फर्दर कन्फ्लिक्ट्स नहीं होती। द नेक्स्ट वन इज डायग्राम ऑफ NUMA। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है, इसके थ्रू हमने एक पूरी मेमोरी के मल्टीपल पार्ट्स कर दिए हैं, मेमोरी 1, मेमोरी 2 अप टू मेमोरी N। इसके ऊपर प्रोसेसर के भी आप मल्टीपल प्रोसेसर देख रहे हैं। द डिफरेंस इज प्रोसेसर में हर एक प्रोसेसर को कहा जाता है कोर और मेमोरी में हर एक पार्ट को कहा जाता है मेमोरी मॉड्यूल। अब एक पर्टिकुलर कोर किसी एक मेमोरी मॉड्यूल को अपने लिए रिजर्व कर लेता है और उसी को यूज़ करता है। अगर मल्टीपल प्रोसेसर्स को डेटा या मेमोरी शेयर करनी होती है, इस केस में वो इन कम्युनिकेशन मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं जो कि नीचे है। फॉर एग्जांपल प्रोसेसर 1 को कुछ डेटा प्रोसेसर 2 को भेजना है, तो वो प्रोसेसर 1 मेमोरी 1 से डेटा भेजेगा कम्युनिकेशन मैकेनिज्म के थ्रू मेमोरी 2 में और यहाँ से प्रोसेसर 2 से एक्सेस कर लेगा। सिमिलरली वो रिजल्ट प्रोसेसर 2 मेमोरी 2 के मॉड्यूल को देगा और मैकेनिज्म के थ्रू या कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू वो रिजल्ट आ जाएगा मेमोरी 1 में। So after NUMA, there is COMA, that is cache only memory access. Cache only memory access में न्यूमा की तरह ही हर एक प्रोसेसर के पास अपनी शेयर्ड मेमोरी होती है, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ हम इंटरेक्ट कराते हैं कैश मेमोरी से। COMA requires the data to be migrated to the processor requesting it. डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक इंटरकनेक्शन नेटवर्क के थ्रू अलग अलग सिस्टम्स कनेक्ट हैं। यहाँ पे सबसे नीचे P, दिस इज प्रोसेसर, और इसके ऊपर आप देख रहे हैं C, दिस इज कैश मेमोरी। तो ये P प्रोसेसर कैश मेमोरी के थ्रू डेटा को शेयर करता है। कैश मेमोरी एक छोटी सी बफर मेमोरी है जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और CPU के क्लोजेस्ट रहती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर, जिसमें हमने टाइटली कपल्ड, लूजली कपल्ड, उनके मैकेनिज्म और मेमोरी शेयर को देखा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।